सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, जय गोपाल। आज डीएलएड सेकेंड ईयर का तृतीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा, इसकी इकाई 5 और 6 कंटिन्यू पढ़ेंगे। इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन आपको मिलेगा। 5वीं जो अपनी यूनिट है वो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उभरती तस्वीर। 1992 के बाद, 1992 के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार से उभरती है और किस प्रकार की योजनाएं चलती है, किस प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं शिक्षा के, जिससे शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें कितना परिवर्तन आता है, वो सब इस यूनिट में पढ़ेंगे। 6ठी यूनिट में पढ़ेंगे शैक्षणिक नवाचार और पहल से परिचय। शैक्षणिक नवाचार कौन कौन से हुए, किसने पहल की, उन सब का परिचय अपन इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा किस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने सरल भाषा में मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा। SSA सर्व शिक्षा अभियान को शॉर्ट में SSA सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता है। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें प्राथमिक शिक्षा में बदलाव लाने का प्रयास किया गया। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो हर बच्चे को मिले, और वो केंद्र सरकार की ये योजना है जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी है। और धीरे धीरे ये पहले पाँच राज्यों के लिए थी, जो पिछड़े राज्य थे जिसमें शिक्षा का अभाव था, शिक्षा की कमी थी। धीरे धीरे अन्य राज्यों को इसमें शामिल किया गया। तो ये SSA एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयास है जिसका उद्देश्य राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास करा प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है। इस SSA का उद्देश्य है कि ये प्राथमिक जो शिक्षा है ये हर बालक तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे। ये इसका मेन उद्देश्य है। इसका उद्देश्य सभी बच्चों का नामांकन कराना, ऐसा कोई बच्चा नहीं रहे जो बिना नामांकन के रहे। 100% ठहराव हो सुनिश्चित करें, ऐसी विधियां अपनाएं, ऐसा काम करें कि बालक स्कूल में पूरे समय तक ठहराव हो। ऐसा नहीं हो कि नामांकन हो गया, एडमिशन तो हो गया लेकिन बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो। शिक्षा में सामाजिक वर्ग के भेदों को, लिंग भेदों को समाप्त करना, वर्ग भेद, लिंग भेद सबको समाप्त करना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना उद्देश्य रहा है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप और भी विस्तृत रूप से देख लेना। SSA वाला सर्व शिक्षा अभियान का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, ये क्या है। अब आता है DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है, उसके उद्देश्य लिखिए। DPEP क्या है, विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा परियोजनाओं में से एक है। ये एक ऐसी परियोजना है जो शिक्षा से संबंधित है। DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा, नाम से स्पष्ट है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। 1995 में ये प्रारंभ हुई, 1995 में ये स्टार्ट हो गई। इसका उद्देश्य था कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो। इसका उद्देश्य रहा शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो। अपन चूँकि पढ़ रहे हैं कि 1992 के बाद भारत के अंदर शिक्षा में किस प्रकार से बदलाव आए, शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से हुई, कौन कौन से कार्यक्रम चले, तो उसी के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं। ये सर्व शिक्षा अभियान चला, उसके बाद उसके साथ ही ये DPEP चला। DPEP 1995 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य रहा शिक्षा का सार्वभौमिकरण। और देखो इसके उद्देश्य हैं 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनका 100% शिक्षा व्यवस्था की जाए, नंबर 1। दूसरा, अधिकतम नामांकन और ठहराव किया जाए। सेम इसी का है, ये भी अधिकतम नामांकन और ठहराव की बात करता है, 100% ठहराव की बात करता है। तीसरा है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया कि शिक्षा की गुणवत्ता में जोड़ दिया जाए, उसमें सुधार किया जाए, शिक्षा में किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। चौथा, शिक्षण संस्थाओं एवं शिक्षा तंत्रों को सुदृढ़ करना। जो शिक्षण जो संस्थाएं हैं
और शिक्षा का जो तंत्र है उसको सुदृढ़ किया जाए। सबसे पहले शिक्षा के संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए, ये इसका उद्देश्य रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस यूनिट का। तीसरा है रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा। इसका परिचय, उद्देश्य बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2008 में भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के समान अवसर सभी को प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा सितंबर 2009 से शुरू हो गई और राजस्थान में यह योजना, ये अभियान 2010 से शुरू हुआ। तो देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान नाम से स्पष्ट है। देखो, ये तो था प्राथमिक शिक्षा, ये आ गया माध्यमिक शिक्षा, है ना। इसको ऐसे पकड़ना आप, ये तो है प्राथमिक शिक्षा, ये है माध्यमिक शिक्षा। ये भी सर्व शिक्षा भी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। यानी कि इससे पहले कभी भी हर बार प्रारंभिक शिक्षा के बारे में सोचा गया, माध्यमिक शिक्षा के बारे में तब सोचा गया जब ये 2008 में कि भाई ऐसा हो कि प्राथमिक शिक्षा तो बालक की हो गई, लेकिन बेहतरीन किस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा हो। यानी कि 8वीं क्लास तक का मैटर तो हो गया, अब 9th से ऊपर की क्लासों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इस थॉट को लेकर के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की स्थापना हुई। तो ये क्या है, माध्यमिक शिक्षा को समान अवसर मिले, हर बालक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े और उसको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। ये चीज़, ये बात जो सामने आई वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के इसके बाद आई। देखो, रमसा का उद्देश्य क्या है। चूँकि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है ये अभियान, ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है, माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना, बस यही पहला उद्देश्य। कितना सरल हो गया, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा को सब तक पहुंचाना, सार्वजनिक करना। और इसमें आता है, देखो, 14 से 18 साल तक के बालक, 6 से 14 साल तक के बालक तो आ गए अपने प्राथमिक शिक्षा में, और 14 साल से ऊपर के बालक आ गए 18 साल तक के माध्यमिक शिक्षा में। इनका सार्वजनिकरण करना, यानी कि सब बालक पढ़े और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, क्वालिटी वाली एजुकेशन मिले, ये चाहता है रमसा। नंबर 2 उद्देश्य है प्रत्येक 5 किलोमीटर 10वीं तक स्कूल हो, हर 5 किलोमीटर पर 10वीं तक स्कूल हो। आज तो अलग स्थिति है राजस्थान में, आज तो हर 2-4 किलोमीटर पर सीनियर सेकेंडरी और हर ग्राम पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अभी वर्तमान की स्थिति ये है कि पूरे राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक विद्यालय है। लेकिन चूंकि उस समय की बात है, ये उस समय का थॉट था कि प्रत्येक, और ये तो क्या है कि पूरे राष्ट्र का मामला है, ये पूरे देश का अभियान है, तो अपन इसको राजस्थान के संदर्भ में नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि राजस्थान में तो अभी वर्तमान में क्या है, हर पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। तो इसका उद्देश्य था हर 5 किलोमीटर पर माध्यमिक शिक्षा हो और हर 7 से 10 किलोमीटर के बीच में उच्च माध्यमिक शिक्षा हो। जिससे क्या होगा कि बालिकाएं इजी वे से जा सकती है, बालक इजी वे से जा सकते हैं, 10वीं तक की स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, 12वीं तक कर सकते हैं अपनी एजुकेशन को। ये चाहता है रमसा। तीसरा है 2017 तक नामांकन 100% लक्ष्य दिया गया कि कोई बालक नामांकन से वंचित नहीं रहे। 2020 तक 100% ठहराव हो, ठहराव सुनिश्चित। सबसे मेन उद्देश्य होता है किसी भी योजना का कि ठहराव होना चाहिए। 5वां, विशेष वर्ग के जो बच्चे हैं, विशेष रूप से हम बालिकाओं की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, एवं कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उन सबको शिक्षा उपलब्ध हो। छठा है बिना वर्ग भेद के और लिंग भेद के शिक्षा दी जाए और सब बालकों को शिक्षा मिले, ये चाहता है रमसा। इसके लिए क्या किया, माध्यमिक शिक्षा अभियान ने, रमसा ने बहुत से स्कूलों को, इसमें काफ़ी और भी धीरे धीरे नवाचार होते गए, काफ़ी स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया, इसके लिए बहुत सी भौतिक संसाधन भी उपलब्ध कराए हैं। तो इसमें आप ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना, आप या तो एसएसए का प्रश्न या डीपीईपी का प्रश्न या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इनमें से एक प्रश्न आना तय है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन, समुदाय का शिक्षा में क्या भूमिका, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय की
क्या भूमिका। सबसे पहले समुदाय को समझ लो। समुदाय का मतलब कम्युनिटी। जैसे किसी गांव में 10वीं 8वीं तक स्कूल है, यह प्राथमिक विद्यालय है। अब इसमें क्या है कि बालक पढ़ने आ रहे हैं, कुछ बालक आते हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ 2 पीरियड पढ़ के चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि अभिभावकों का जुड़ाव होना चाहिए। सरकार ये चाहती है कि उसमें उसके पेरेंट्स, उसके अभिभावक उससे जुड़े, स्कूल से। समुदाय की भूमिका हो ताकि बालक का हम बता सके कि आपका बालक इस तरह से चला जाता है, क्या समस्या है, हम समस्या सुन सकते हैं। इसके लिए क्या किया, एसएमसी का गठन किया गया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति का। वहाँ पर ऐसा निर्णय लिया कि हर विद्यालय में एक एसएमसी होगी। एसडीएमसी तो होगी अपने सीनियर स्कूलों में और एसएमसी होगी पीएस यूपीएस स्कूलों में। एसएमसी क्या करेगी, स्कूल प्रबंधन समिति, एक जो उनके पेरेंट्स है, गांव के सदस्य हैं गणमान्य, उन व्यक्तियों को उसमें रखा जाएगा। उसमें शिक्षक भी 1-2 सचिव, जैसे प्रधानाध्यापक सचिव होगा, अध्यक्ष गांव का समुदाय का व्यक्ति होगा, या वो पेरेंट्स भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, समुदाय की भूमिका को स्कूल में डाला। इससे क्या हुआ, अच्छे प्रयास आए, अच्छा इससे गुणवत्ता बढ़ी। तो शिक्षा की उन्नति में आवश्यक है कि समुदाय व विद्यालय आपस में समन्वय स्थापित कर सके। आपस में जब कोऑर्डिनेशन से रहेंगे, जैसे समुदाय और विद्यालय स्टाफ, विद्यालय का परिवार, विद्यालय के बालक सब यदि कोऑर्डिनेशन से रहेंगे, समन्वय स्थापित करते हुए रहेंगे, तो क्या होगा, शिक्षा में उन्नति होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसको एसएमसी कहते हैं, शिक्षकों को ये अवसर मुहैया कराती है कि वे शिक्षण में आने वाली जो भी चुनौतियां हैं उस पर चर्चा करके बच्चों के शैक्षिक विकास को सुनिश्चित कर सके। एसएमसी एक विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रियाओं और प्रबंधकीय प्रक्रियाओं के बेहतरीन समन्वय और संचालन के लिए एक लोकतांत्रिक उपकरण है। इसमें क्या है, समय समय पर मीटिंग बुलाई जाती है, समय समय पर बैठक बुलाई जाती है। उसमें बालकों का किस प्रकार से नवाचार कर सकते हैं, कौन कौन सी शिक्षण प्रक्रियाएं हुई है, कितने कहाँ कैसे खर्च करना है पैसा बच्चों के लिए, कहाँ से, सारी चीज़ों पर विचार किया जाता है इस एसएमसी के साथ। यानी कि ये समुदाय के साथ इसका जुड़ाव है। ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है शिक्षा में समुदाय की जगह कि भाई विद्यालय में एसएमसी की क्या भूमिका है, तो भी उसका आंसर यही होगा। ये है चौथा प्रश्न अपना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, शिक्षा में समुदाय की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इकाई 6, अपन ने 5 और 6 इकाई दोनों का एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो छठी इकाई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लहर कार्यक्रम क्या है समझाइए। देखो, लहर कार्यक्रम को समझ लो कि ये केवल कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए है, ये समझ लो बस। कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए कार्यक्रम है ये, यानी कि छोटे बालकों के लिए। अब जब छोटे बालकों के लिए कार्यक्रम होगा तो क्या होगा, गतिविधि आधारित होगा ये कार्यक्रम। उसमें क्या होगा, एक्टिविटीज़ होगी। बालक एक्टिविटीज से क्या होगा, उसमें जुटा रहेगा, उसमें लगा रहेगा, तो उसका ठहराव होगा, नामांकन की वृद्धि होगी, खेल खेल में शिक्षा होगी। बच्चों को ऐसी कार्य पुस्तिकाएं दी जाएगी जिससे बच्चों को आनंद आए, आनंदमय शिक्षा। तो ये है लहर कार्यक्रम। बस अब आपको याद हो गया होगा, आप इसमें खूब लिख सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों का नामांकन और ठहराव को बढ़ाने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सत्र 2008-9 में राज्य में एसएसए के द्वारा, यह कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा लहर कार्यक्रम चलाया गया। क्योंकि लहर कार्यक्रम पहली दूसरी के लिए, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान क्या करता है, पहली से 8वीं तक के बच्चों की बात करता है। लेकिन एसएसए को लगा, उसमें ऐसा लगा कि पहली दूसरी के बालकों का ठहराव कम है, नामांकन कम हो रहा है, बालक एडमिशन ले जाता है फिर आता नहीं है, डरता है विद्यालय से। तो ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए जिससे बच्चा क्या करे, उसका ठहराव सुनिश्चित हो उसके, उसमें उसके अंतर्गत ये लहर कार्यक्रम है। ये यूनिसेफ के सहयोग से भी हुआ। यूनिसेफ जो संगठन है उसके सहयोग से और एसएसए के सहयोग से लहर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो इसकी क्या विधियां देखो, इसमें क्या होता है, प्रत्येक बालक को मूल्यांकन के लिए अभ्यास पुस्तिका दी जाती है। बालक को क्या होता है, रिटर्न वर्क करने के लिए अभ्यास पुस्तिका दी जाती है। फिर 3-4 माइलस्टोन पूर्ण होने पर एक बार फिर से अब तक का सीखा गया मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह से उसमें सिखाया जाता है बालकों को।
लहर कार्यक्रम गतिविधि के साथ साथ अधिगम कार्यक्रम है, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लहर कार्यक्रम गतिविधि के साथ अधिगम कार्यक्रम है, यानी कि बालक एक्टिविटी के साथ सीखे, लर्निंग बाय एक्टिविटीज। उद्देश्य क्या है, कक्षा 1 व कक्षा 2 के बालकों पर इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया आनंदमयी बनाई जाती है। बच्चों का स्कूल से जुड़ाव, नामांकन, ठहराव सुनिश्चित किया जाता है। अब आपने देखी होगी सभी कार्यक्रम में ये तो है ही है, बच्चों का स्कूल से जुड़ाव, नामांकन, ठहराव, चाहे वो एसएसए हो, चाहे वो रमसा हो, और चाहे वो डीपीपी का कार्यक्रम हो, चाहे वो कोई सा भी कार्यक्रम हो, उन सब में ये तो लिखना ही है कि बच्चों का, क्योंकि सबसे मेन उद्देश्य जब शिक्षा की कोई परियोजना बनती है तो बच्चों का स्कूल से जुड़ाव हो, नामांकन में वृद्धि हो और बालक का ठहराव सुनिश्चित हो। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा कर्मी परियोजना के उद्देश्य बताइए। शिक्षा कर्मी परियोजना ये 6 से 14 साल के बालकों के लिए है। दूर दराज की शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं तक शिक्षा की पहुंच हो, ये इसका उद्देश्य। नंबर 2, विद्यालय छोड़ चुके या बीच में छोड़कर चले जाने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा दिलाना, ये शिक्षा कर्मी परियोजना का उद्देश्य है। माना कि बालक ने एडमिशन लिया, कोई परिस्थितियां ऐसी बन गई उसके कि उसने विद्यालय छोड़ दिया, या आज के 2 साल पहले बालकों ने विद्यालय छोड़ दिया, ऐसे बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रोवाइड कराना इस शिक्षा कर्मी परियोजना का उद्देश्य है। तीसरा, विद्यालय संचालन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी हो, यानी कि विद्यालय के संचालन में स्थानीय लोग, स्थानीय अभिभावक गण का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। चौथा, शिक्षा से वंचित बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना, ऐसी बालिकाएं जो शिक्षा से वंचित हो गई है, ऐसा वर्ग जो बालिकाओं को पढ़ाना नहीं चाहता है, उन वहाँ तक शिक्षा पहुँचाना। पांचवा उद्देश्य है कंटिन्यू, सतत और प्रभावी शिक्षक संबलन की भूमिका होना। ये 5 हैं अपने शिक्षा कर्मी परियोजना के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 3, लोक जुम्बिश परियोजना को स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्य और गतिविधियां लिखिए। लोक जुम्बिश परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लगा लीजिएगा आप। लोक जुम्बिश परियोजना बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लोक जुम्बिश कार्यक्रम, लोक जुम्बिश परियोजना प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करने के लिए समुदाय, बच्चों, शिक्षक के मध्य सहभागिता का संबंध स्थापित करना, विकसित करना। इसमें देखो 3 चीज़ ली है लोक जुम्बिश में, कि समुदाय भी आए, कम्युनिटी भी आए, बच्चों के अभिभावक भी आए, बच्चे भी आए और शिक्षक भी आए, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन करना लोक जुम्बिश परियोजना का उद्देश्य था। साथ ही शिक्षक में बच्चों के ज्ञान और कौशल को पोषित करने की योग्यता भी विकसित करना, यानी कि शिक्षकों को भी बच्चों के ज्ञान के बारे में और कौशल के बारे में पोषित करने की योग्यता कि भाई बच्चा किस प्रकार का है, ये भी समझने की कोशिश करना। उद्देश्य है 14 साल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देना। एलिमेंट्री जो एजुकेशन है 14 साल तक के बच्चों को वो गुणवत्तापूर्ण मिले। नंबर 2, सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, सभी बालक, सभी बच्चे समानता के साथ शिक्षा मिले, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। चौथा, समुदाय की क्रियात्मक भागीदारी हो, यानी कि समुदाय उसमें पूरा रोल अदा करे, क्रियात्मक भागीदारी हो, है ना, भागीदारी नहीं, क्रियात्मक भागीदारी, यानी कि उसमें क्रिएटिविटी हो। गतिविधि क्या है देखो, इससे लोक जुम्बिश परियोजना से इसकी कौन कौन सी गतिविधियाँ। नंबर 1, वातावरण तैयार करना एजुकेशन के प्रति, यानी कि, और अपन देख सकते हैं कक्ष ऐसे बनाना जिससे बालकों का विकास हो सके, शिक्षा का वो समझ सके। दूसरा, भवन निर्माण, बहुत सी जगह लोक जुम्बिश परियोजना के भवन बनाए गए, विद्यालयों के अंदर अलग अलग कक्ष बनाए गए, जो रुचि उसमें अलग चित्र बनाए गए जिससे बालक रुचि करके पढ़ सके। तीसरा, महिला विकास एवं महिला शिक्षा, ये। चौथा, बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बालिका शिक्षा शिविर, ये गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ है जो लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा करवाई जाती है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं शिक्षक प्रशिक्षण दिलाना, टीचर्स को भी ट्रेनिंग देना ताकि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हो सके। मदरसा शिक्षा कार्यक्रम, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम, चल विद्यालय, ये सब गतिविधियां लोक जुम्बिश परियोजना की है। आगे आता है चौथा प्रश्न, जनशाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जनशाला, शिक्षा से वंचित बच्चों को विद्यालय से जोड़ना,
लगभग आप देखो शिक्षा पर केंद्रित सारी जितनी भी योजनाएं हैं वो बच्चों को जोड़ना, उनका नामांकन सुनिश्चित करना, ठहराव करना, ये सब मेन उद्देश्य रहा है। दूसरा है ठहराव और आनंददायी शिक्षा हो। तीसरा है शिक्षकों को ट्रेनिंग मिले जनशाला कार्यक्रम के तहत। चौथा साधन विहीन विद्यालयों को सुविधाएं उपलब्ध, जहाँ साधन नहीं है जिस विद्यालय में वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। पांचवा, ऋषि वैली स्कूल का परिचय दीजिए और उसका उद्देश्य और विशेषताएं बताइए। ऋषि वैली स्कूल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1926 में जिद्दू कृष्णमूर्ति ने ऋषि वैली स्कूल की स्थापना की गई। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने ऋषि वैली स्कूल की स्थापना की गई 1926 में। ये एक आवासीय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल है। ये क्या है, प्रदूषण विहीन है, प्राकृतिक घाटी में स्थित है इसलिए प्रदूषण विहीन है, यानी एक ऐसी जगह है जो प्रकृति के निकट है। यहाँ पर विद्यार्थी व शिक्षकों के मध्य संबंध गहरे और अनौपचारिक होते हैं, यानी कि वहाँ पर जो शिक्षक और विद्यार्थी वो बिल्कुल हिल मिल करके रहते हैं और ऐसे कोऑर्डिनेशन से रहते हैं ताकि वो बालक अधिक से अधिक सीख सके। वहाँ पर शिक्षकों का भय नहीं है। ऋषि वैली स्कूल में टीचर से डरते नहीं हैं, वहाँ से उनसे संबंध स्थापित करते हुए उनसे एक अच्छा समन्वय, प्रेमपूर्ण संबंध, या जिसको बोल सकते हैं अपन, उनके बीच में ऐसे अनौपचारिक संबंध होते हैं, यानी कि एक तरह से जैसे एज ए फ्रेंडली वो बालक व्यवहार करते हैं और अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करते हैं। इस ऐसी स्कूल है ऋषि वैली स्कूल। 1926 में स्थापना हुई जिद्दू कृष्णमूर्ति ने। इसे शिक्षा जगत में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बताया गया कि ये सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है। इसकी ये उद्देश्य क्या है, गतिविधि आधारित शिक्षा देती है। ये गतिविधि आधारित शिक्षा देती है। दूसरा, प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करती है, क्योंकि प्रकृति के मध्य विद्यालय है। इसका उद्देश्य यही रहा कि बालक प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित करे। चौथा है एक ऐसा वातावरण देना जिससे बालक एक संपूर्ण मानव बन सके, मनुष्य बन सके, उसमें मनुष्य के सारे अच्छे अच्छे गुण आ सकें, एक ऐसा वातावरण देना। चौथा है व्यक्तिगत विश्वास, धर्म, राजनीतिक और सामाजिक जीवन का सही अर्थ बालक समझ सके, ये उनके उद्देश्य हैं। छठा प्रश्न है एमबी फाउंडेशन की स्थापना और कार्य बताओ। देखो एमबी जो फाउंडेशन है उसकी स्थापना 1981 में शिक्षाविद व इतिहासकार प्रोफेसर मामिडी पुड़ी वेंकट रगैया की स्मृति में ये स्थापित की गई। यह फाउंडेशन बाल श्रम को रोकने के लिए युवाओं के क्षमता वर्धन का कार्य करता है। ये मानते हैं कि बालक 6 से 14 साल के हैं और विद्यालय में नहीं आते हैं, वे सब बाल मजदूर हैं, उन्हें पूर्णकालिक औपचारिक शिक्षा देने की ज़रूरत है। यानी कि ये एमवी फाउंडेशन ये मानता है कि जो बालक 6 से 14 साल का है और वो विद्यालय में नामांकित नहीं है, विद्यालय में नहीं आता है, इसका मतलब वो बालक कहीं न कहीं बाल मजदूरी कर रहा है, ऐसा ये फाउंडेशन मानता है। इसकी मेन थीम समझ लेना। आगे आता है 7वां, आश्रमशाला का क्या उद्देश्य है। आश्रमशाला गुजरात में क्या हुआ, अनुसूचित जनजाति की जो बस्तियां हैं जो मुख्यतः घने जंगलों में और पहाड़ी क्षेत्रों में जो रह रही है, इनके बीच में गुजरात सरकार ने 1953-54 में निःशुल्क शिक्षा विद्यालय वहाँ पर खोले गए और वहाँ पर उन बालकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जो वंचित हैं, जंगली क्षेत्र में रह रहे हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं गुजरात में, वहाँ पर आश्रमशालाएँ स्थापित की गई। तो आश्रमशाला का संबंध किससे है, गुजरात से है। ये 7 प्रश्न अपने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसी के साथ अपनी ये यूनिट समाप्त होती है और संपूर्ण कोर्स अपना यही समाप्त होता है। आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आपका पूरा 3rd पेपर के सारे यूनिट के वीडियोज उपलब्ध हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।